हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। लद्दाख के पास चीन ने तैनात किए अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट। रशिया ने भारत के लिए पेश किया स्प्रूट लाइट टैंक का एक नया वर्जन। अगले साल तक तैयार हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। भारत के राफेल और S-400 का मेन पर्पस है पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को उनके ही क्षेत्र में मार गिराना। और भारत की तरफ से दौलत बेग ओल्डी और डेप्सांग एरिया पर की गई है एक हैवी डिप्लॉयमेंट। अभी हाल ही में फोर्ब्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि सीमा पर भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच चाइनीज एयरफोर्स ने अपने देश के सुदूर पश्चिम वाले एयरबेसिस पर अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट को तैनात किया है। और जिस जगह पर इन बॉम्बर एयरक्राफ्ट को तैनात किया गया है उसके चलते इंडियन फोर्सेस इन वॉरप्लेन्स की स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में आती है। और इस बात का खुलासा किया गया है ट्विटर पर मौजूद डी ट्रेस्फा नाम के ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तरफ से, जिसमें उन्होंने कुछ कॉमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से पता लगाया है कि चाइना के शिंजियांग में स्थित कासगर एयरपोर्ट में करीब 6 S-6 बॉम्बर्स को तैनात किया गया है। और जो एक कासगर एयरपोर्ट है ये लद्दाख से केवल 500 मील की ही दूरी पर है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो S-6 बॉम्बर्स हैं ये इस कासगर एयरपोर्ट में आखिर कब आए थे, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस में ये पिछले महीने जुलाई में ही दिखाई दिए हैं। और एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना के ये S-6 बॉम्बर एयरक्राफ्ट KD-63 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को भी कैरी करते हैं, जिसकी रेंज करीब 201 किलोमीटर तक है। और जबकि इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड PS धनोवा का ये कहना है कि जो इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर्स हैं वो माउंटेनियस तिब्बत रीजन में किसी भी तरह के एरियल कॉम्बैट में चाइना के ऊपर भारत को ज्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रदान करेंगे। और इस टेरेन का इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट दुश्मन की एयर डिफेंस और उसके अन्य सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और जबकि S-400 मिसाइल सिस्टम के साथ तो राफेल फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स को इस पूरे रीजन में ही एक मेजर कॉम्बैट एडवांटेज देने में सक्षम है। और इसी वजह से जो भारत के एडवर्सरीज यानी कि जो भारत के दुश्मन हैं उन्हें भारत के साथ कोई भी युद्ध शुरू करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। और जबकि पाकिस्तान के मामले में तो उनका ये कहना था कि S-400 और राफेल फाइटर्स ये पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को उनके ही एयर स्पेस में हिट करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि इनके चलते पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इंडियन एयर स्पेस में भी दाखिल नहीं हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो राफेल फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई किए गए हैं वो फ्रेंच एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले राफेल फाइटर्स से ज्यादा एडवांस हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर्स यूनिक कंडीशंस के हिसाब से ही डिजाइन किए गए हैं। बाकी चीन के साथ मिलिट्री लेवल्स की बातचीत जारी है, लेकिन जो पैंगोंग लेक के साथ फिंगर एरिया है वो अभी भी विवाद का कारण बना हुआ है, क्योंकि चाइनीज ट्रूप्स इसके कुछ क्षेत्रों से पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है और न ही वे यहाँ की स्टेटस क्यू कंडीशन को मेंटेन करना चाहते हैं। और बाकी फिलहाल इस बातचीत को लेकर इतने ही अपडेट सामने आए हैं। सीमा पर चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच और इंडियन आर्मी द्वारा लाइट टैंक्स को खरीदे जाने वाली योजना के तहत रशिया ने भारत के लिए अपने 18 टन के स्प्रूट SD-M1 लाइट वेट टैंक का प्रस्ताव पेश किया है। और सोर्सेज का ये कहना है कि ये प्रस्ताव जब जून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रशिया की यात्रा की थी उस समय पेश किया गया था। और जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि इंडियन आर्मी ने पहले भी रशिया के 2S-25 स्प्रूट SD लाइट टैंक पर अपनी दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन रशिया की तरफ से जिस स्प्रूट SD-M1 का प्रस्ताव पेश किया गया है ये स्प्रूट लाइट टैंक का एक नया वर्जन है जो कि फायर कंट्रोल सिस्टम और रिमोट वेपन स्टेशन जैसे फीचर्स के साथ आता है। और इसका वजन भी केवल 18 टन है, यानी कि आसानी से इसे एयरलिफ्ट किया जा सकता है। और जबकि सोर्सेज का ये भी कहना है कि इस टैंक को लेकर दोनों देशों के बीच टेक्निकल डिस्कशंस चल रही हैं, जिसमें इस वेपन सिस्टम के सभी तकनीकी पहलुओं पर बातचीत की जाएगी और साथ ही साथ इसकी कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस को भी समझा जाएगा। लेकिन डिफेंस सोर्सेज ने यह भी कंफर्म किया है कि वर्तमान समय में इन लाइट टैंक्स की कोई भी इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट को प्लान नहीं किया गया है। और जबकि इन लाइट टैंक को स्वदेशी तौर पर भारत में ही विकसित करने के लिए DRDO ने अपनी तरफ से 2 तरह के विकल्प पेश किए हैं, जिसमें पहला विकल्प तो यह है कि वे LNT के साथ मिलकर जो K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर है उसके 155 mm के टरेट को 105 mm की टरेट से रिप्लेस करेंगे और उसी के चेसिस के आधार पर एक नया लाइट टैंक डेवलप करेंगे। और DRDO सोर्सेज के मुताबिक ये हाइब्रिड टैंक 18 महीनों के अंदर प्रोडक्शन के लिए तैयार भी हो सकता है। इसके अलावा दूसरे विकल्प में K9 वज्र का हल और MTU इंजन वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो उसका गन टरेट है वो इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले T90S टैंक से मैच किया जाएगा। और ये करीब 38 टन का टैंक होगा और ये भी 18 महीनों के अंदर प्रोडक्शन के लिए तैयार हो सकता है। हालांकि DRDO पहले भी BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के चेसिस के आधार पर एक लाइट टैंक को डेवलप कर चुकी है, लेकिन आज के हिसाब से वो टैंक टेक्नोलॉजी में काफी पुराना है। और DRDO के इस लाइट टैंक पर हमने एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। ऑफिशियल्स के मुताबिक
जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के ऊपर दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज अगले साल तक तैयार हो जाएगा और 2022 तक पहली बार ये ब्रिज इस घाटी को देश के अन्य हिस्से से ट्रेन के माध्यम से जोड़ेगा। और जो ये ब्रिज है ये बेड लेवल से 359 यानी कि 359 मीटर्स की ऊंचाई पर बनाया गया है। और आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार है उसकी हाइट भी केवल 72 मीटर है और जबकि पेरिस का जो आईफिल टावर है उसकी हाइट भी 324 मीटर है। और अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि रेलवे ब्रिज कितनी अधिक ऊंचाई पर बनाया गया है और इसी के चलते ये न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर बनाया गया रेलवे ब्रिज होगा। और ऑफिशियल्स के मुताबिक दिसंबर 2022 से इस ब्रिज पर ट्रेन ऑपरेट करना शुरू कर देगी। बाकी जम्मू कश्मीर से जुड़ी एक खबर ये भी सामने आई है कि आज कुलगांव जिले में टेरिटोरियल आर्मी का एक जवान लापता है और उस जवान का जो व्हीकल था उसे जला हुआ पाया गया है। और ऑफिशियल्स को इस बात का संदेह है कि उस जवान का आतंकियों द्वारा अपहरण किया गया हो। बाकी जवान को ढूंढने के लिए सारे प्रयास जारी हैं। हाल ही की कुछ रिपोर्ट्स में पाया गया है कि अभी कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ मुहिम चलाने वाले और चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर गलत जानकारी फैलाने वाले जो चाइनीज अकाउंट थे, असल में उन चाइनीज अकाउंट को ऑपरेट करने के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। और इसको लेकर ये माना जा रहा है कि भारत के खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है ये मई के महीने से शुरू हुआ था, लेकिन 15 जून को जो गलवान घाटी वाली हिंसक झड़प हुई थी उसके बाद से हर एक सोशल मीडिया फिर चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, इन सभी पर इस हिंसक झड़प से जुड़ी कई सारी इमेजेस और वीडियोस वायरल हुई थी और दोनों ही तरफ से कई अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी। लेकिन ये बात अभी तक सामने नहीं आई थी कि इस दौरान चाइना की तरफ से जो पोस्ट हो रही थी, यानी कि जो चाइनीज सोशल मीडिया यूजर्स सीमा विवाद से जुड़ी जानकारियां फैला रहे थे, जिनमें से आधे से ज्यादा गलत होती थी, उनमें से अधिकतर चाइनीज अकाउंट असल में पाकिस्तानी अकाउंट थे। और एनालिसिस में पाया गया है कि इस विवाद के दौरान जो अधिकतर चाइनीज अकाउंट एक्टिव हुए हैं उनमें से अधिकतर अकाउंट ऐसे हैं जो पहले किसी और प्रोफाइल नेम और हैंडल नेम के साथ थे और कईयों के अधिकतर के बायोस तो उर्दू में भी लिखे गए थे, जो कि फिर बाद में रातों रात मैंडरिन लैंग्वेज में चेंज हो गए थे, जो कि चाइना की लैंग्वेज है। और ये जाहिर सी बात है कि ये चीन और पाकिस्तान दोनों की ही मिली भगत है। बाकी इसके अलावा रविवार को पाकिस्तान के न्यूज चैनल डॉन के हैक होने की भी रिपोर्ट सामने आई है और इससे जुड़ी कई सारी इमेजेस और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें ये मालूम पड़ रहा था कि जो डॉन न्यूज चैनल है उसके एक एडवर्टाइजमेंट में बीच में भारत का फ्लैग आ रहा है और उसमें लिखा है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ऐसा भी नहीं है कि ये हैकिंग किसी वेबसाइट पर हुई है, बल्कि ये टीवी न्यूज चैनल पर एक लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान हुई है, जिसके एडवर्टाइजमेंट के बीच में अचानक से भारत का फ्लैग आ गया था और उसमें हैप्पी इंडिपेंडेंस डे स्क्रीन पर लिखा आ रहा था। हालांकि हैकिंग से जुड़ी जो थोड़ी बहुत जानकारी हमें मालूम है उसके आधार पर हम तो ये कह सकते हैं कि टीवी ब्रॉडकास्ट को हैक तो किया जा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल से, और बहुत ही कम तरीके हैं जिनके जरिए किसी टीवी ब्रॉडकास्ट को हैक किया जाए। और इसलिए तो कहना पड़ेगा कि इस पाकिस्तानी टीवी न्यूज चैनल को जिसने भी हैक किया है उसके पास बहुत ही बेहतरीन स्किल्स हैं। बाकी अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्हें हैकिंग से जुड़ी जानकारियां बहुत अच्छे तरीके से मालूम है तो इस पर आपको क्या सोचना है उसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अभी यह रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि भारत की तरफ से दौलत बेग ओल्डी और डेप्सांग एरिया में ट्रूप्स और टैंक्स की एक बहुत ही हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है और इस जगह पर चाइनीज थ्रेट को काउंटर करने के लिए रोड और एयर के माध्यम से टैंक्स को शिफ्ट किया गया है। और जबकि कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि दोनों देशों के ट्रूप्स के बीच हिंसक झड़प को अवॉइड करने के लिए भारत और चीन के डिप्लोमेट्स पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल्स को भी शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।